हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बेसिक पोर्शन आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमें इसमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब अट्रैक्टिव नेचर का और कब रिपल्सिव नेचर का होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली आज की हमारी हेडिंग होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमने एक ये चार्ज लिया, कोई चार्ज लिया जिसको हमने बोल दिया Q। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि ये इसका इफेक्ट कहाँ तक रहता है। ठीक है, अगर इसके इफेक्ट की बात करें तो इसका इफेक्ट इसके अराउंड रहता है, मतलब चारों तरफ रहेगा, इस तरीके से इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, और चेक कैसे किया जाता है कि इसका इफेक्ट कहाँ तक है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं। ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज को जब लाते हैं यहाँ तक मान लीजिए हम यहाँ तक लाए, लेकिन इसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मतलब ना अट्रैक्शन महसूस हुआ ना रिपल्सन महसूस हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए कि अब अंदर एंटर कर गए, यहाँ पे एंटर किए। ठीक है, जब यहाँ पे अपन एंटर किए तो कुछ महसूस होना शुरू हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव नेचर का है और ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो ये इसको रिपेल करेगा। जो ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगा, मतलब धक्का देना बाहर की तरफ शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे जैसे करीब लेके आएंगे और तेज़ी से ये धक्का देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम यही चीज़ बोलते हैं यहाँ पे कि इसका जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, इसी एरिया को बोला जाता है इसका फील्ड। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, तो द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज के आगे ब्रैकेट में आप लिख लेना सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज in which another charge के ब्रैकेट में लिखेंगे टेस्ट चार्ज, another charge ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टेस्ट चार्ज, another charge experiences attraction और repulsion, experiences attraction और repulsion। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से आप समझना। अब जैसे ये हमने बना लिया, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये कोई चार्ज प्रेजेंट है और इसे हम बोल देते हैं Q, और यहाँ से हम एक चार्ज को लेके आते हैं और उसको यहाँ रख देते हैं, ये है Q0। ठीक है, तो देखिए, हम बोलते हैं यहाँ पे कि इसकी फील्ड है। अगर इसकी बात करें कि ये टेस्ट चार्ज है, अगर ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज को तो लेके आ रहे हैं ना फील्ड चेक करने के लिए, फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। ये होता है सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर हमसे बोला जाए कि ये फील्ड किसकी है, तो हम बोलेंगे इसकी फील्ड होती है। ठीक है, इसकी फील्ड है। ये चीज़ समझ में आ गई। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर टेस्ट चार्ज है Q0, सोर्स चार्ज है Q, तो इसमें हमेशा Q की वैल्यू बहुत बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमेशा कम होगी सोर्स चार्ज से। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब देखिए, अगर आपसे कभी ऐसे पूछ देता है कि जैसे ये था, ठीक है, और हम बोल दे रहे हैं कि जैसे ये Q1 है, ये यहाँ पे Q2 है, ये यहाँ पे Q3 है, और ये यहाँ पे Q4 है, इस तरीके से हमने बोल दिया। लेकिन हमने ये बोला कि जो Q1 है इसी का ये फील्ड है, मतलब Q1 की ये फील्ड है। ठीक है,
तो इसका मतलब कि अगर ये Q1 की फील्ड है तो Q1 क्या हो गया, सोर्स चार्ज, Q1 हो गया सोर्स चार्ज। लेकिन अगर यहीं पे बात करें कि Q2, Q3 और Q4 तब फिर क्या है, तो हम इनको बोलेंगे कि ये सभी के सभी टेस्ट चार्ज है। ठीक है, एक बात और आपको समझना है कि जो Q1 की वैल्यू होगी, हम इसकी बात कर रहे हैं, जो Q1 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू Q2, एज कंपेयर टू Q3, एज कंपेयर टू Q4, अलग अलग। ठीक है, ये चीज़ होगा, तो इसे आप सभी लोग कॉपी करिए। इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट चार्ज के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग आप नीचे लिखिए, एजम्पशन रिगार्डिंग टेस्ट चार्ज, एजम्पशन रिगार्डिंग टेस्ट चार्ज, एजम्पशन रिगार्डिंग टेस्ट चार्ज। तो अब हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट चार्ज के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें फर्स्ट बात करें टेस्ट चार्ज की, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, अगर टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड होता है वेरी वेरी स्मॉल, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है और इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें जैसे कि ये कॉपी कर लीजिए, इसके बाद चलिए इधर बात कर लेते हैं अपन। जैसे अगर बात कर ले यहाँ पे कि यहाँ पे समझिए कि ये Q0 है और ये यहाँ पे आपका Q है। ठीक है, ये आपका सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। अगर हम बोल दें कि Q0 यानी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएं, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। ठीक है, अगर इसके मैग्नीट्यूड को अपन बढ़ाते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय, नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटिटीज। हो गया? फर्स्ट इसमें है, देखिए हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 3 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस किस तरीके से कर सकते हैं, अब ये देखिए। फर्स्टली हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन डिनोट करेंगे E से। ठीक है, सेकेंड की अगर बात करें तो हम इसको कर सकते हैं बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब करने के ये सारे तरीके हैं, इसको डिनोट किया जाता है V से। थर्ड हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन फाई से डिनोट करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, फाई। ठीक है, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अगर ये मैग्नेट में होता तो मैग्नेटिक फील्ड बोलते, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी, मतलब इसमें आपकी अब फर्स्ट हेडिंग चलेगी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस लेक्चर मतलब इस चैप्टर में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें कैलकुलेट करना है तो इस पोर्शन में हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट सोर्स के लिए। किसके लिए? पॉइंट सोर्स के लिए। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बोल दें कि ये था हमारा एक चार्ज, ठीक है Q, और ये था हमारा टेस्ट चार्ज Q0, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में, या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि इसके कारण इसके ऊपर कितना, या इसको इसके फील्ड में कितना इफेक्ट,
कितनी स्ट्रेंथ महसूस हो रही है। मतलब ये कि इसका जो फील्ड है ये, इसमें इसकी स्ट्रेंथ कितनी महसूस ये कर पा रहा है, वो चीज़ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि इस पे लगने वाला फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि टेस्ट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये चीज़, ठीक है। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। तो जब कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज कर देंगे, तो फील्ड की स्ट्रेंथ हमें पता चल जाएगी या इंटेंसिटी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। लिखिए इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इसमें लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is defined as force experienced by or test charge, force experienced by or test charge per unit that charge, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या बोलने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ये होती है, ठीक है। अब देखिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये F है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज का मतलब Q नॉट। तो F अपॉन Q नॉट किसके बराबर होता है, E के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है ये F अपॉन Q नॉट के बराबर आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए इसे देख लीजिए, जैसे ये Q नॉट था, यहाँ पे ये चार्ज Q था, ठीक है। इसे पॉइंट P ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो अब हमें ये देखना है कि R डिस्टेंस पर इसका फील्ड कितना है, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, ये लिखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो है K, यहाँ का Q और यहाँ का Q नॉट अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन Q नॉट, तो अपॉन Q नॉट ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इतना पार्ट तो था F का और ये है Q नॉट अपॉन हम 1 लिख दें, क्योंकि Q नॉट को Q नॉट अपॉन 1 लिख सकते हैं, बीच का बीच में मल्टीप्लाई, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा K Q नॉट अपॉन ये Q नॉट नीचे रह जाएगा इंटू R स्क्वायर, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया और आ गया KQ बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है KQ बाई R स्क्वायर, मतलब इसमें टेस्ट चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे अगर बोल देता है कि मान लीजिए कि ये 5 कूलम का कोई चार्ज है, इसके कारण हम बोल दें R डिस्टेंस पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम तुरंत बोल देंगे कि E इज इक्वल्स टू K और यहाँ का चार्ज कितना है, Q के प्लेस पे 5 अपॉन ये डिस्टेंस R, तो R का स्क्वायर, ये निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि E इज इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये आया किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन, इन चीज़ों के बारे में भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो आप इसके नीचे लिखिए पॉइंट रिमेंबर रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट रिमेंबर रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कौन कौन सी पॉइंट हमें याद रखनी चाहिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें जाननी हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट की।
यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट की। तो देखिए नॉर्मली हम यूनिट दो तरीके से देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और ये F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और क्यू नॉट की यूनिट होती है कूलाम, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलाम, तो ये होता है। आगे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट और CGS यूनिट, इन दो यूनिट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए इसके SI यूनिट और CGS यूनिट के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, या होता है यहाँ पे वोल्ट पर मीटर। अब दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, और नहीं एंड वोल्ट पर मीटर, ये होता है। सॉरी यहाँ पे और ही रहेगा। न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, ये दोनों यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। अगर CGS में बात करें तो न्यूटन के प्लेस पे आता है डाइन, न्यूटन के प्लेस पे डाइन, और कूलाम के प्लेस पे आ जाता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम ये आ जाता है, ठीक है। और बात करें अगर इसकी, तो ये वोल्ट है, तो यहाँ पे आ जाता है स्टेट वोल्ट, यहाँ पे आ जाता है स्टेट वोल्ट, और मीटर के प्लेस पे आ जाता है सेंटीमीटर। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, CGS यूनिट होती है डाइन पर स्टेट कूलाम, या होती है स्टेट वोल्ट पर सेंटीमीटर। इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलिए हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। लगे हाथ यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए ये सेकेंड है हमारा, यहाँ पे यानी कि B बोलते हैं इसको। तो डायमेंशन देखिए यहाँ पे E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, ये हुआ है, ठीक है। अगर फोर्स के डायमेंशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे F इज इक्वल्स टू ma होता है, ठीक है। अगर हम फिजिक्स में, मैकेनिक्स में जाएं, 11th में जाएं, तो F इक्वल्स टू ma होता है। यहाँ से डायमेंशन निकल के आता था mLT की पावर -2, ये आता था। अगर हम चार्ज की बात करें तो क्यू नॉट, देखिए क्यू नॉट तो लिखा है, लेकिन क्या Q इज इक्वल्स टू IT होता है? तो क्यू नॉट इज इक्वल्स टू I इंटू टी, ठीक है। अगर हम I की बात करें तो I का डायमेंशन होता है एम्पियर यानी A, और जो टाइम है उसकी डायमेंशन होती है T, टाइम की डायमेंशन T, तो दोनों की पावर 1 आ गई, ऐसे ये। अब इसको उठा के यहाँ पुट करिए, तो इसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये आ रहा है mLT की पावर -2, ये आ जाएगा। नीचे आ जाएगा AT, ये आ जाएगा। अब इसको प्रॉपरली लिखना चाहें तो सबको ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया mL, ये। अब देखो T की पावर -2 और ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी कि T की पावर -3, एम्पियर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी कि एम्पियर की पावर -1। तो ये डायमेंशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। इसके बाद थर्ड की बात करें तो थर्ड अब हम लिखेंगे। तो थर्ड आप लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ, यहाँ पे थर्ड का मतलब C, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction depends on source charge, whose direction depends on source charge। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब उसी चीज़ की बात कर लेते हैं कि सोर्स चार्ज कैसा कैसा हो सकता है। तो देखिए सोर्स चार्ज या तो पॉजिटिव नेचर का हो सकता है, ठीक है, या तो निगेटिव नेचर का हो सकता है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर पॉजिटिव नेचर का होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट, ये, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे दूर होगी, मतलब दूर की तरफ ऐसे होगी, ये हो गई। ठीक है। अब अगर निगेटिव चार्ज की, निगेटिव नेचर की बात करें तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स इट, मतलब इसकी तरफ होगा। अब देखिए जैसे ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रहेगा। ठीक है, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इसकी तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर रहेगा। ठीक है, अवे, और यहाँ पे टूवर्ड्स। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो अब नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे एक अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है और किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया था ये कि इस तरीके से कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, ये प्लस Q है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है Q, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो R है। तो अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पे किधर को होगी और मैग्नीट्यूड फिर क्या होगा, मतलब हमें वेक्टर फॉर्म में भी बताना है और स्केलर फॉर्म में भी बताना है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए E वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा K। ठीक है, और यहाँ टेस्ट चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें इससे सोर्स चार्ज से मतलब होता है। तो KQ अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R, तो R का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमसे बात करा डायरेक्शन किधर होगी, तो इधर की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस R कैप, प्लस R कैप। देखिए R कैप जो होता है, R कैप जो होता है ये होता है एक यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर, और ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि प्लस R कैप का मतलब डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट। ठीक है, अब यहीं पे नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट भी यहीं पे लगे हाथ देख लीजिए। जैसे ये है, यहाँ पे हम रख देते हैं माइनस Q, ये चार्ज इस ये P पॉइंट है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पे Q नॉट है टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर को होगा। सॉरी, एक चीज़ में और देखना था दूसरा, वो भी तो देख लें। इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसमें हम देखें दूसरा इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, बस इतना ही। ठीक है, क्योंकि स्केलर फॉर्म का मतलब ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन ये बताएगा ही नहीं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे जहाँ पे प्लस Q था वहाँ पे अगर माइनस Q हो तो फिर वेक्टर और स्केलर फॉर्म में क्या आएगा। तो अब हम इसके बाद बात कर लें इसकी। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया माइनस Q, R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P दे रखा है, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं Q नॉट। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसके ऊपर ये फोर्स कितना लगाएगा और किधर को लगाएगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए वेक्टर फॉर्म की अगर बात कर रहे हैं अपन तो यहाँ से आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए R कैप तो रहेगा क्योंकि डायरेक्शन तो हमें बतानी है, लेकिन अगर इधर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया था तो इधर की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब हम बात कर ले रहे हैं स्केलर फॉर्म में। तो इन स्केलर फॉर्म, अब यहाँ पे आप देखिएगा E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, यही होगा और ये केवल मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, ये हो गया। आप लोग ये कॉपी करिए, कहीं पे खैर आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए, अनाई डाउट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं
कि अगर दो से अधिक फील्ड प्रेजेंट हो, दो से अधिक फील्ड प्रेजेंट हो, तो फिर हम कैसे उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखिए और इसी के बाद हम वो चीज़ शुरू करते हैं। तो लिखिए, एट एनी पॉइंट इफ देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एनी पॉइंट if there are two electric field, if there are two electric field E1 and E2, E1 and E2 at an angle theta, then अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे कि ये कोई पॉइंट P था, ठीक। इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को थी, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ठीक है। दोनों के बीच का जो एंगल था वो थीटा था। तो अगर इसके नेट की बात करें तो क्या इधर को होगा, ये होगा ई नेट, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ई नेट का जो है वो मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स में मतलब जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा, यानी कि ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस टू टाइम E1 E2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा या इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या था, थीटा यहाँ पे है एंगल बिटवीन E1 एंड E2, E1 एंड E2, और E1 और E2 क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम सेकेंड यहाँ पे बात करेंगे इसके डायरेक्शन की, कि जो इसकी डायरेक्शन है वो कहाँ किधर को होगी। तो देखिए, यहाँ से हम निकालते थे tan अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या होता था, अल्फ़ा होता था E1 से ये एंगल, ठीक है। E2 से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी हमसे एंगल पूछ सकता है, लेकिन हम यहाँ से ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये अगर आपको याद हो तो ये होता था E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा, ये होता था एंगल, ठीक है। मतलब इस तरीके से डायरेक्शन कैलकुलेट की जाती थी। तो यहाँ से आ जाता था अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है। इसके बाद चलिए अपन बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, और ये न्यूमेरिकल्स आपने अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के अच्छे क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन करने में आपको रत्ती भर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जिस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की इसमें बात करें तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये है, इसे A ले लेते हैं, B ले लेते हैं और ये C है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, अच्छा सभी पे चार्ज Q है, सभी पे चार्ज Q है, ये दे रखा है, सभी पे नहीं है, बस दो ही पे है, ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम वेरिएशन भी करा सकते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस A, सभी A है, ठीक है। यहाँ पर बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम इट, ठीक है। मतलब इससे हम इधर की तरफ देखेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इधर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगी, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और हमें कैलकुलेट करना है E नेट, तो E नेट कुछ इस डायरेक्शन में होगी,
वही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले कि ई नेट क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि भैया ई नेट जो होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम E1 E2 कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे E1 इज इक्वल्स टू के। अगर E1 इसके कारण इस पे लगने वाला या इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो E1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा के, यहाँ का चार्ज Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस A, तो A का स्क्वायर ये हो गया। इसी तरीके से E2 की बात करें तो E2 दे रखा है, तो E2 इसके कारण इस पे फील्ड इधर की तरफ ये E2 है, तो ये आ जाएगा K, यहाँ का चार्ज Q अपॉन इससे इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस A, तो A का स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E1 की वैल्यू KQ बाई A स्क्वायर, E2 की वैल्यू KQ बाई A स्क्वायर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि E1 और E2 आपस में बराबर हैं और ये E के बराबर हैं और इसकी वैल्यू है KQ बाई A स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब ये चीज़ है तो हम किस तरीके से रखेंगे, E नेट इज इक्वल्स टू रूट में। अब यहाँ पे देखिए E1 के प्लेस पे E, तो E का स्क्वायर, E2 के प्लेस पे E, तो E का स्क्वायर, 2E1 के प्लेस पे E, E2 के प्लेस पे E, कॉस, अब दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो E नेट जो आ गया वो आ गया रूट में E का स्क्वायर 2E का स्क्वायर प्लस 2 टाइम E इंटू E, तो 2E का स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पे रूट में 3 टाइम E का स्क्वायर। अब ये बचा क्या है, अब ये देखिए E रूट 3 बचा है, ठीक है, क्योंकि 3E स्क्वायर का स्क्वायर रूट E रूट 3 हो जाएगा, तो E नेट की वैल्यू ये आ गई, तो E नेट इज इक्वल्स टू आ गया रूट 3E, और E के प्लेस पे क्या दे रखा है KQ बाई A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा KQ बाई A स्क्वायर, और यही होगा फील्ड और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए अगर डायरेक्शन की बात करता है तो ये तो हम फर्स्ट निकाल लिए मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड है। अगर यही से हमें डायरेक्शन पूछ देता है तो डायरेक्शन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वो देख लीजिए। तो tan अल्फ़ा, यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये अल्फ़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा, ये हम लिखेंगे, यही लिखा जाएगा। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, E2 की वैल्यू आप देख रहे हैं E1 की वैल्यू KQ बाई A स्क्वायर है, E2 की भी वैल्यू KQ बाई A स्क्वायर है, ये दे रखा है, और E1 E2 आपस में बराबर थे तो इनको हमने E के बराबर मान लिया था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इज E2 और E2 की वैल्यू है E के बराबर, तो E इंटू साइन थीटा, तो साइन 60 ना, थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है साइन मतलब 60, तो यहाँ पे रखेंगे साइन 60 अपॉन E1 के प्लेस पे है E, तो यहाँ रखेंगे E, E2 के प्लेस पे E, अब यहाँ से cos 60 ये रखा जाएगा। अब देखिए E सब में से कॉमन ले लें, तो E कॉमन यानी कि साइन 60 अपॉन यहाँ बचा E कॉमन ले लेंगे, जब बाहर कर देंगे तो 1 प्लस cos 60 बचेगा, ये बचेगा, E से E कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से देखिए आ गया tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 अपॉन 1 तो 1 है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 1 जा 2 1 3, तो ये आ जाएगा रूट 3/2 अपॉन 2 1 जा 2 1 3, ये आ जाएगा 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से रूट 3/3 बचेगा, यानी कि ये बचेगा 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि रूट 3 तो ठीक है, ये रूट 3 तो ठीक है, लेकिन 3 को लिख सकते हैं अपन रूट 3 इंटू रूट 3 से रूट 3 कैंसल आउट, 1 अपॉन रूट 3 बचा, 1 अपॉन रूट 3 बचा, ठीक है। अब देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन रूट 3, यानी कि अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आएगी, क्योंकि 1 अपॉन रूट 3 tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे कोई नहीं, कॉपी करिए फट से। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें और एक वेरिएशन,
जो आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। और आपने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते हुए ये सारी चीज़ें की थी, इसीलिए आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो आप फिर से जाइए, फिर से उस लेक्चर को देखिए, सारी कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए प्रेशर में मत पढ़ाई करिएगा, आराम आराम से करिएगा, कोई नहीं, साल भर अभी अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे ऐसा मान लें कि ये वाला जो चार्ज है वो निगेटिव है, मतलब बी पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो निगेटिव है, सारी चीज़ें अपन इरेज करते हैं और फिर से इसको देखते हैं, ठीक है। अब फिर से हमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और वो किधर को होगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। इसके कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इसकी तरफ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। हम इसे ले लेते हैं E2, इसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इधर की तरफ, ठीक है, ये रहेगा E1। अब देखिए टोटल होता है 180, ये 60 हो गया तो ये बचा 120 डिग्री, मेरी बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है ई नेट, तो ई नेट कुछ इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, यही होगा ई नेट। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं मैग्नीट्यूड। देखिए इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी वो चीज़ें आप पहले लिख लीजिएगा। E1 हमें पता है, E2 पता है, किसके बराबर है E के, और ये किसके बराबर है KQ/A² के बराबर है। थीटा की अगर बात करें तो थीटा कितना दिया गया है 120 डिग्री, मतलब E2 और A1 के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। यहाँ पे अब आप पुट करिए तो यहाँ लिखेंगे E नेट इज इक्वल्स टू रूट में। अब देखिए यहाँ से E1 का स्क्वायर यानी E का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर E का स्क्वायर, 2 टाइम E1 E2 मतलब E2E का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे cos 120 डिग्री, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये आ जाएगी -1/2। तो यहाँ से देखेंगे E नेट इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में E का स्क्वायर, सॉरी E स्क्वायर 2E का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे +2 टाइम E स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो अब ये आ जाएगा रूट में 2E का स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 टाइम E स्क्वायर, और ये 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट। अब देखिए यहाँ 2 स्क्वायर और ये E स्क्वायर, यानी कि रूट में बचेगा E स्क्वायर, और E स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके बराबर E के बराबर। तो E नेट की वैल्यू आ गई E के बराबर, और E की वैल्यू है KQ/A²। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे? बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो कैलकुलेट करते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही होता था। देखिए फर्स्ट मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन भी देख लेते हैं कितना होगा। तो देख अब अपन डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए हमें पता है tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अब देखिए अल्फ़ा हम E1 से लिए हैं, ठीक है, ये E1 से लिए हैं, तो ये आ जाएगा E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन 120 ये लिखा जाएगा और cos 120 ये लिखा जाएगा, दोनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। साइन 120 की वैल्यू √3/2, cos 120 की वैल्यू -1/2 ये होती है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यही आता है। तो tan अल्फ़ा E2 के प्लेस पे E, साइन थीटा और साइन थीटा के प्लेस पे साइन 120 अपॉन में E1 के प्लेस पे E, E2 के प्लेस पे E और cos 120 ये आ गया। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे E इंटू साइन 120 की वैल्यू √3/2 अपॉन E, तो E के प्लेस पे E प्लस E cos 120 की वैल्यू -1/2 ये आ गया। दोनों में से E कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा E √3/2 अपॉन में, यहाँ से E कॉमन बाहर, तो अंदर बचा यहाँ पे 1, फिर माइनस प्लस माइनस 1/2। देखिए E से E कैंसल आउट हो गया, यहाँ से बचा √3/2 अपॉन में
देखिए 1 में से हाफ घटाएंगे तो हाफ बचता है, तो ये हाफ, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। यहाँ से बचा tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया है √3, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू √3, तो अल्फ़ा बराबर आ गया है tan इनवर्स √3, और √3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो ये आ गया 60 डिग्री। मतलब जो डायरेक्शन मिलेगा वो E1 से 60 डिग्री पर होगा E नेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटिव भी नहीं है। बस यही है कि अगर आपने पीछे अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपसे कैलकुलेट हो जाएंगी। देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है तो आप समझिए कि सेफ जोन में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अपने आप में बेहतर है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पे ये A है, B है, ये C है। टोटल लेंथ की बात करें तो ये सपोज कर लीजिए A और ये A दे रखा है। यहाँ का चार्ज है -Q, यहाँ का चार्ज है +Q, यहाँ का चार्ज है +Q। अब O पर हमें बताना है, ये सेंटर पे है, सेंटर पे बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस सेंटर के ऊपर, तो हम बोलेंगे E नेट एट O, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कारण तो ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो इसके कारण भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा। इसे हम ले लेते हैं E1। ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं E2। इसके कारण अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इसकी तरफ होगा, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, निगेटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस डायरेक्शन में। इसे हम ले लेते हैं E3। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर हमें देखना है कि इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सबसे पहले हमें इसके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये भी हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इसके कारण देखना है तो ये भी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए E1 ये है, E2 ये है। अभी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर E1 ये है, E2 ये है, तो जो इनका नेट आएगा वो इनके बीच में ही आएगा और इसी लाइन के अलोंग आएगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं E नेट डैश। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे E नेट डैश, और E नेट कैलकुलेट करते समय E नेट डैश प्लस E3 कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बस अब तरीका ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डिस्टेंस की, इस लेंथ की। तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही ये भी होगी और उतनी ही ये भी होगी। ठीक है, अगर इसका हाफ की बात करें, अगर बाइसेक्टर है तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, अगर ये पूरी लेंथ A है तो ये A/2 है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है ये लेंथ, तो ये ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल हम यहाँ से उठाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे OA की लेंथ या AO की लेंथ। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ये है और ये 30 डिग्री, ये O है, ये A है, और इसे आप M मान लीजिए, ये M है। ठीक है, ये दे रखा है A/2, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो जब इस तरीके का दिया हो तो ये बेस और हाइपोटेन्यूस है, तो हम हेल्प लेते हैं कॉस की। तो कॉस यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस की बात करें तो बेस है A/2, A/2 ये बेस है, अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करें तो AO, तो ये AO को लिख सकते हैं AO/1। ठीक है, बीच का बीच में मल्टीप्लाई, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा A × 1/2 × AO, ये आ जाएगा। ठीक है, अब cos 30 की बात करें तो cos 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे √3/2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा A/2 टाइम AO, 2 टाइम AO, ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, तो AO की वैल्यू आ जाएगी A/√3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई AO की।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसकी वैल्यू है a/√3, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है E1 और E2। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे E1, E2 और E3, ये तीनों कैलकुलेट कर लें। ये डिस्टेंस मिल गई, ये लेंथ मिल गई, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसे भी हम हटा दे रहे हैं। आप बस ये तरीका ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हम कैलकुलेट कर लें E1, तो E1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये आएगा K, यहाँ का चार्ज है Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है a/√3, तो लिखेंगे a/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन a² का स्क्वायर 3, ये KQ था, तो इसे हम लिख सकते हैं KQ/1/a²/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये K 3 टाइम KQ/a² ये आ जाएगा, क्योंकि बीच का बीच में मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम KQ/a²। E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू की बात करें तो ये आएगा K। अब देखिए E2 इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो E2 इज इक्वल टू K, यहाँ का चार्ज Q अपॉन, अब देखिए इसकी और इसकी डिस्टेंस जो है वो OA के बराबर है, मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते थे कि जो AO की डिस्टेंस है वही है CO की और वही डिस्टेंस है BO की, तो BO की भी वही डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है a/√3 के बराबर, ठीक है, ये है। अब यहाँ से E2 की बात करें तो KQ अपॉन E2 इसके कारण, तो CO, और CO की वैल्यू है a/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 3 टाइम KQ अपॉन a², ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से E3 को भी अपन एक बार कैलकुलेट करके देख लें, तो E3 इसके और इसके, मतलब इसके कारण इस पे फील्ड है, तो E इज इक्वल टू K, चार्ज रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो KQ अपॉन ये डिस्टेंस OB या BO की भी डिस्टेंस a/√3, तो a/√3 ये है, ये आ जाएगा, ये भी 3 टाइम KQ/a², ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सारी वैल्यूज सेम है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो E1 है वही E2 है और इसे हम E के बराबर ले रहे हैं, सॉरी, और ये E3 के बराबर भी है और इसे हम ले रहे हैं E के बराबर, और इसकी वैल्यू है 3 टाइम KQ/a², ठीक है। बाकी सबको इरेज कर दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि E1, E2, E3 कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद E नेट की, ठीक है। तो E नेट डैश की बात करेंगे, तो देखिए E1 और E2 के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। रीज़न आप समझिएगा, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये और ये, ठीक है, मतलब आप ये बात कर लीजिए कि जो इनके बीच का जो एंगल दिख रहा है वो 120 के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये 30 60, तो ये कितना होगा 120, ऐसा होगा। जब ये 120 है तो क्या ये 120 नहीं होगा, ये 30 60 हो गया, और एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, तो 30 60 और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो थीटा E1 और E2 के बीच का थीटा है, E1 एंड E2 के बीच का जो थीटा है वो दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे E नेट डैश, तो लिखेंगे रूट में E1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे E, तो E का स्क्वायर, E2 के प्लेस पे E, तो E का स्क्वायर, 2 टाइम E1 E2 का मतलब 2 टाइम E इंटू E, और cos 120 डिग्री, और cos 120 की वैल्यू तो हमको अभी तक याद ही हो गई होगी कि -1/2 होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे E नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा। अब देखिए इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये E के बराबर आएगा, मतलब E नेट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी E के, और ये अब E की वैल्यू किसके बराबर है 3 टाइम KQ/a² के बराबर है, ठीक है। तो ये E नेट की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा E नेट डैश, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं E नेट की। तो E नेट, अब देखिए ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब हम बोलेंगे
ई नेट इज इक्वल टू ई नेट डैश प्लस E3। अब यहाँ से ई नेट डैश की वैल्यू कितनी आ गई है 3 टाइम KQ बाई ए स्क्वायर प्लस E3 की वैल्यू भी यही है 3 टाइम KQ बाई ए स्क्वायर। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6 टाइम KQ बाई ए स्क्वायर आ जाएगा और यही होगी हमारी वैल्यू। ठीक है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 6 KQ बाई ए स्क्वायर के बराबर होगी। यहाँ पे देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स देखा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। हम इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, और आपसे अगर हो जाए तो इसका आंसर ज़रूर हमें भेजिएगा। ठीक है, और ये बेहतर क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते रहें, बाकी आप कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बोर्ड स्क्रीन पे, आप देखिए, बोर्ड स्क्रीन पे नहीं, बोर्ड पे ही देखिए ये। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर, ये भी दे रखी है 2 मीटर। ये देखिए मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है P, मिड पर एक पॉइंट है P, और हमसे ये पूछ रहा है कि P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर और ये भी डिस्टेंस है 1 मीटर, ये है। अब हमसे अच्छा एंगल की बात करें तो सारी जगह एंगल 60 डिग्री, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये चीज़ हमसे पूछ रहा है ये कि ई नेट एट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप खुद चेक करिए कि आपको समझ में आई बात कि नहीं आई। अगर आई तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, अगर नहीं आई तो फिर आपको क्या करना होगा, वीडियोज़ को फिर से देखना होगा। ठीक है, ताकि पूरी चीज़ें आपको फिर से समझ में आ जाए। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप ही ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को भी बताने की ज़रूरत, चलो हम ही बता देते हैं इसे। देखो आप यहाँ पे दे रखा है 2Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे 3Q और यहाँ पे 4Q, ये दे रखा है। सारी डिस्टेंस A है, A है, A है। ये पूछ रहा है O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि E नेट एट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बताइए। चलिए हम आपको थोड़ी सी चीज़ें इसमें बता देते हैं, बाकी आप कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो क्या इधर की तरफ होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। हम इसे मान लेते हैं E2, ठीक है, या इसे हम मान लें E3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कारण, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस डायरेक्शन में, और इसे हम मान लेंगे E1। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर डायरेक्शन ये। अब हम बात करते हैं इसके कारण, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इसे हम मान लेते हैं E2। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और इसे हम मान लेते हैं E4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होने क्या वाला है कि ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम लाइन के अलॉन्ग है, ये भी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ये भी सेम लाइन के अलॉन्ग है। यहाँ पे आप देखिए E1 और E2 में, E1 और E2 में E2 इज़ ग्रेटर देन E1, E2 इज़ ग्रेटर देन E1। ठीक है, ये होगा। अगर E4 और E3 में देखें तो E4 इज़ ग्रेटर देन E3। रीज़न कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा होगा। ठीक है, जब इसे आप घटाए उठाएंगे तो जो ये रहेगा नेट इधर आएगा, इसमें इन दोनों में नेट इधर आएगा, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इस डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, यहाँ तक हमने बता दिया,
आप इसका आंसर हमें सेंड कर देना, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो क्या दिया गया है, देखिए बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हमें बताना है वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये है -16 माइक्रोकूलम, ये है 25 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगा। तो आप देखिए, जैसा इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर होता था वैसा ही नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता था KQ1 Q2/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r²। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों सेम तरीके के होते हैं, बस इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ की अगर बात करें तो इसके बीच में तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा ही नहीं, क्योंकि यह फोर्स में देखा था। तो हम ये जानते हैं कि इसके बाहर ही कहीं होगा, या तो इधर या तो इधर। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर ये Q1 है और ये Q2 है तो Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1। तो इसमें हमने देखा था कि छोटे चार्ज के तरफ ही हम चार्ज रखते हैं इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, ठीक है। तो हम चार्ज को रखेंगे यहाँ पे और इसे हम बोल देंगे कि ये है Q, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है R के बराबर, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करनी है तो कैसे होगा। तो देखिए, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसे हम मान लेंगे E1। ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये इसके कारण इस पे फील्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी, इसे हम बोल देंगे E2। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, हमें कैलकुलेट करना है E1। तो E1 के लिए सबसे पहले देखें कि अगर A है, B है और ये P है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे AP की। तो AP का मतलब BP प्लस BA, PB प्लस BA ये होगा। PB की वैल्यू है R के बराबर, PB की वैल्यू R के बराबर, प्लस BA की वैल्यू है 100, तो ये हो गया। अब हम BP की बात करें या PB की बात करें तो PB दे रखा है R के बराबर, ठीक है। अब हमें देखना है E1 की वैल्यू। तो E1 का मतलब इसके कारण, तो E1 इज इक्वल टू K, यहाँ का चार्ज दे रखा है 25 माइक्रोकूलम, तो लिखेंगे 25 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपॉन R², मतलब AP या PA, तो हम बोलेंगे AP का स्क्वायर, ये बोल देंगे। अब देखिए, इसे अगर प्रॉपरली लिखना चाहें तो हम लिखेंगे K इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R प्लस 100 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर E2 की बात करें तो ये भी लिखेंगे Q की वैल्यू दे रखी है -16, तो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो 16 इंटू 10⁻⁻6 ये आ गया, अपॉन अब दोनों के बीच की डिस्टेंस R, तो R का स्क्वायर, ये E2 आ गया, ठीक है। अब हमें E नेट ज़ीरो लेना होता है तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि E1 और E2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ऐसा हम बोल देते हैं, हमने पीछे देखा था। E1 की वैल्यू कितनी है, K इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो R प्लस 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये E2 की वैल्यू है K इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R का स्क्वायर, ये दे रखा है K, ये K और ये कैंसल आउट हो गए, 25 और 16 बचा है, ठीक है। इसको आप यहाँ लेते जाओ और इसको यहाँ लेते जाओ, मतलब इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो R प्लस 100 का स्क्वायर अपॉन ये, इसको जब यहाँ भेजेंगे तो नीचे R² इज इक्वल्स टू, ये नीचे आया है तो ऊपर 25 बटे में 16 ये आ गया, तो R प्लस 100 अपॉन R होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बटे में 16 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो r + 100 बाई r इज इक्वल टू 5/6 बचेगा, सॉरी 5/4 बचेगा। ठीक है, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 4a + 400, क्योंकि 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400, 5r ये आ गया। अब यहाँ से देखिए 5r 4r को इधर लेके जाएंगे तो 5r - 4r इज इक्वल टू 400 बचेगा। तो ये आ जाएगा 5r - 4r इज इक्वल टू 100 मीटर। मतलब ये है कि यहाँ से ये 400 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, तभी हम इसको इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पीछे इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा देखिए, आप सॉल्व करते चलिए सारी चीज़ों को, हम साथ साथ में एनसीईआरटी भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे और कल का जो लेक्चर होगा उसमें और अच्छे क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर बात करें तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको आज पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम्स को आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।